हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी में ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आपको हम बताने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के जिनको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। सारे एफर्ट्स डायरेक्ट करते हैं ताकि उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, इसी के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? लास्ट रिजल्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। और ऑब्जेक्टिव में हमने ये भी बताया था कि सारे एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सभी अपने एफर्ट्स को लगा देते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। अब आज हमको जो बात करना है वो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के कितने तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिसको उसको अचीव करना होता है। तो देखिए, टोटल ऑब्जेक्टिव जो है उसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किसी ऑर्गेनाइजेशन का उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उसके लिए क्या होगा। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव बात किया गया सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में, सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगा। थर्ड जो बात किया गया वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए, कैसे वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा, इन चीज़ों के बारे में भी उसमें बोला गया। और लास्ट जो है वो है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनैलिटी के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसके बारे में भी हमको आज पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, इस चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें सबसे पहला पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ शॉर्ट में एक वर्ड लिखा है एसपीजी, या हमने इसका दूसरा नाम दिया है जीपीएस। अब आपको इन दोनों में से ये शॉर्ट टर्म है जो आपको याद रखने में पॉइंट्स को आसान मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले एसपीजी को देखते हैं या जीपीएस को, दोनों एक ही चीजें हैं, रिवर्स करके लिखा हुआ है। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इस चीजों को हमें देखना है। देखिए, एसपीजी में जो एस स्टैंड कर रहा है, एस फॉर सर्वाइवल। दूसरा इसमें जो कहा गया है वो है पी से, पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट। और थर्ड जो है वो है ग्रोथ, यानी जी। जी से क्या मतलब है? ग्रोथ। अब देखिए, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो चाहता है कि हमारा बिजनेस मार्केट में स्टैंड कर जाए। उसमें ये नहीं वो सोचता कि हमें प्रॉफिट हो जाए, हम बहुत ही ज़्यादा अपना बिजनेस डेवलप कर लें, हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो जाए, ये सब बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको अपने को स्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले आपके कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उन कंपटीटर्स के सामने आपको स्टैंड करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट से, तो हम इजीली जो है वो मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो सबसे पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में एस है, एस फॉर सर्वाइवल, कि आपको सबसे पहले मार्केट में स्टैंड करना होगा, आप सर्वाइव करें, यही आपको ध्यान रखना है। अब सर्वाइवल का मतलब क्या है? सर्वाइवल में बोला गया कि यहां पे आपको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे आपको काम करना पड़ता है। आप बस चाहते हैं कि हमारा बिजनेस किसी भी तरह से स्टैंड हो जाए, ना ही हम प्रॉफिट अर्न करें, ना ही हमें लॉस हो। हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी पैसा बिजनेस में लगाया गया, जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया गया, यानी जो भी कॉस्ट लगाया गया, कॉस्ट मस्ट बी रिकवर।
जो भी आपने बिजनेस में पैसा लगाया है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कम से कम उतना कॉस्ट तो आ जाए। जैसे आपका एक बिजनेस है पेन के प्रोडक्शन का, आप पेन बनाते हैं, आप स्टेशनरीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो आपने सबसे पहले ये सोचा कि अगर पेन का कॉस्ट प्राइस जो है आपका 10 रुपए है, तो मार्केट में कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर दें और उनसे वो 10 रुपए हमें मिल जाए, मिनिमम 10 रुपए मिल जाए। इसके अलावा आगे की चीजें हम बाद में समझेंगे, पहले तो वो 10 रुपए तो कम से कम मिले। कोई ये नहीं चाहता है कि 10 रुपए का जो सामान है हम मार्केट में 8 रुपए में बेचें, यानी हम लॉस बियर करें। प्रॉफिट ना हो चलेगा, क्योंकि अभी तो हम नया प्रोडक्ट है मार्केट में स्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन लॉस भी ना हो। हमें प्रॉफिट नहीं है, चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम लॉस भी बियर ना करें। हम केवल जितना कॉस्ट प्राइस लगा है उस कॉस्ट को रिकवर कर लें, यही हमारा मेन मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले सर्वाइवल का, किसी भी तरह से आपको सर्वाइव करना है, कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस आपको ना हो, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के बारे में आपने इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बताया गया होगा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताता है कि एक पॉइंट शो करता है जहां पे आपने देखा था कि उस पॉइंट पे हमें ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस होता है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में इसके अंदर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, बीईपी। अब दूसरे पॉइंट के बारे में आते हैं। अब मार्केट में आप सर्वाइव कर चुके हैं, यहां पे अब सर्वाइवल के बाद जब हम पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट में आते हैं, इसका मतलब आप मार्केट में स्टेबल कर चुके हैं, आपकी स्टेबिलिटी बन गई है, आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट प्रॉफिट पे आते हैं। जैसे ही मार्केट में आप सर्वाइव कर लेते हैं, अब आप चाहते हैं कि आप हायर रेट ऑफ प्रॉफिट रिटर्न गेन करें, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स देने पड़ेंगे, 24/7 सर्विसेज देना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ताकि आपके प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो सके, टर्नओवर आपका बढ़ सके, और उस टर्नओवर की वजह से आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट में क्या करते हैं, हम प्रॉफिट में बात करते हैं इंक्रीजिंग सेल्स टर्नओवर बाय टेकिंग रिस्क। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट की बात कही गई, अगर प्रॉफिट आपको गेन करना है तो आपको रिस्क क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। विदाउट रिस्क जो है आप कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। हमने बिजनेस में क्लास 11 में चीजों को पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट है, बिजनेस हैव रिस्क, बिजनेस के अंदर रिस्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर रिस्क नहीं है तो आप रिस्क लेके काम नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी बिजनेस में आप प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे। और प्रॉफिट गेन करने का क्या मतलब है, इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर, आप सेल्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर दीजिए। प्रॉफिट का मतलब क्या है, आपको सेल्स वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, आप क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराइए, कस्टमर को सेटिस्फाई करिए, 24/7 सर्विसेज दीजिए, इजिली प्रॉफिट आप गेन करने लगेंगे। तो सर्वाइवल के बाद आप प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब आपके पास प्रॉफिट का भी पैसा आने लगा, मार्केट में आप स्टेबल भी हो गए। अब थर्ड आता है जी, SPG, जी फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब यहां पे ये है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट आ गया, जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो उस प्रॉफिट को अब आप चाहते हैं यूटिलाइज करना। कहां यूटिलाइज करना, कुछ पार्ट्स तो आप एम्प्लॉयज को दे देंगे, उनके एफर्ट्स की वजह से उन्हें क्या, आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अब एम्प्लॉयज को प्रॉफिट आपने दे दिया, प्रॉफिट का कुछ शेयर दे दिया सैलरी के रूप में, बोनस कमीशन के रूप में। अब आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। अब ग्रोथ में आप क्या करेंगे, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा ध्यान देंगे, आप डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान देंगे। प्रोडक्ट जो है, आप पहले सिंगल पेन बनाते थे, अभी आप कम्युनिकेशन सेक्टर में आ जाएंगे, आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आ जाएंगे, आप हर जगह फैल जाएंगे, वेयर हाउसेस में चले जाएंगे। जहां जहां आप जितने लाइन ऑफ प्रोडक्ट में जाएंगे उतने ही ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी और आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। तो यहां पे ग्रोथ में अगर हम बात करें तो ग्रोथ में होता है डाइवर्सिफिकेशन का बात, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट।
अब लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट का, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर ले रहे हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन में काम कर ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस में चले गए, अलग अलग सेक्टर्स में आपने अपने बिजनेस को डेवलप कर लिया, ग्रो कर लिया, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ ब्रांचेस, आपने ब्रांचेस सेटअप कर लिया। अभी आपका ब्रांच सिर्फ कोलकाता में चल रहा था, आपने दिल्ली में ब्रांच डाल दिया, दूसरे कंट्रीज में ब्रांच डाल दिया, ये है ग्रोथ। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस के बाद क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस जैसे ही इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। अब आपका बिजनेस जो है एक बूम लेवल पे है, काफी ग्रो कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि आपने डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ब्रांचेस बढ़ाने पड़े, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाने पड़े, यानी आपका बिजनेस जो है, जो स्टेशनरी से केवल प्रॉफिट दे रहा था, अब आपके पास प्रॉफिट के कई सोर्सेज हो गए। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। अब आपके बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो चुका है, आप मार्केट में स्टेबल हैं, प्रॉफिट की वजह से आपने उस प्रॉफिट का पैसा यूटिलाइज किया, कहां यूटिलाइज किया, ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के लिए आपने डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट यूज किया। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो आपको पढ़ना है, एसपीजी या जीपीएस, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, जिसमें एस किससे स्टैंड करेगा, सर्वाइवल से, पी किससे स्टैंड करेगा, प्रॉफिट से, और जी किससे स्टैंड करेगा, ग्रोथ से। सर्वाइवल में हमने नो प्रॉफिट नो लॉस के बारे में पढ़ा, कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, आप जितना कॉस्ट लगाएं कम से कम उतना कॉस्ट तो आपको मिल जाए। उतना कॉस्ट कैसे मिलेगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करिए, रिजनेबल प्राइसेस पे लोगों को प्रोवाइड करिए, आपको इजिली जो है मार्केट में आप स्टेबल कर पाएंगे। प्रॉफिट की बात करें, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम कर दीजिए। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। मार्केटिंग में हमेशा ये बात कही गई है कि अगर आप मार्केट में अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं, हायर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन क्वालिटी जो है अपनी अच्छी बनाइए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, लोगों को कस्टमर सेटिस्फैक्शन दीजिए, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट हायर अर्न करेंगे। प्रॉफिट अर्न करते समय आपको रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट है तो वहां रिस्क जरूर होगा, विदाउट रिस्क आप प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो हमने ग्रोथ के बारे में बताया, ग्रोथ में हमने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताया, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्रांचेस बढ़ जाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, कंट्रीज में, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट जो है आपका, वो हम देखने जा रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या कहा गया है, सोसाइटी के बारे में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूर सोचना है। केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अगर वो अचीव कर लेता है और सोसाइटी का ध्यान नहीं रखता है, तो उससे भी क्या क्या प्रॉब्लम उसको आ सकती है, इन सारी चीजों को देखेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव में जो आपको देखना है वो देखिए क्या है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है MEA। अब MEA क्या है इसको देखते हैं। देखिए MEA में जो सबसे पहले लिखा हुआ है M स्टैंड फॉर मार्केट, दूसरा इसमें लिखा है E स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज, और लास्ट इसमें लिखा है A स्टैंड फॉर अमेनिटीज। देखिए तीन बातें यहां पे दी हुई हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव में किन बातों का हमें ध्यान रखना है। MEA का ध्यान रखना है। अब MEA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप याद रखेंगे, शॉर्ट में हमेशा आपको ध्यान रखना है। जिसमें M का मतलब क्या है, मार्केट, E का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज, A का मतलब एमिनिटीज। अब इनका क्या मतलब है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में जो ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या ध्यान रखता है, मैनेजमेंट किन बातों का ध्यान रखता है। सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं तो कस्टमर्स को आप रिजनेबल गुड्स जो है रिजनेबल कॉस्ट पे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करिए। ये मार्केट का सबसे पहला स्कीम है, जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कस्टमर्स को क्या देना है, रिजनेबल प्राइसेस पे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है। दूसरा इसमें क्या है, इको फ्रेंडली मेथड यूज करना है प्रोडक्शन का, जिसकी वजह से किसी को किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट ना हो आपके प्रोडक्ट की वजह से।
ये बातें इसके अंदर आपको बताई गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके हम देखते हैं क्या बातें कहा गया है। देखिए, सबसे पहले जो है मार्केट में बोला गया कि आपको क्या करना है, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड टू कस्टमर एट रिजनेबल प्राइस। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और उसको ऑफर करना है कस्टमर पे, कस्टमर को रिजनेबल प्राइसेस पे, कॉस्ट भी बहुत ही अच्छा रखना है, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कि आपका प्रोडक्ट आसानी से लोगों को क्या हो सके, पसंद आ सके, लोग उसको खरीद सकें। दूसरी इसमें बात कही गई है मार्केट में, अगर सेकंड बात करें तो इसमें बोला गया इको फ्रेंडली मेथड यूज करना, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, यानी आपको ऐसे मेथड का ध्यान देना है जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके रिवर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, आपका प्रोडक्ट जो है एक ऐसा प्रोडक्ट बने जिसके अंदर इको मार्क आ गया है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। अब क्या बोला गया, बोला गया प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। जैसा कि आप जानते हैं कंपनीज एक्ट में बोला गया है किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को CSR मेंटेन करना पड़ता है, और CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अपनी सोसाइटीज के लिए कुछ पैसा जो है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने सबसे पहले मार्केट का पॉइंट पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना है, रिजनेबल प्राइसेस पे देना है, इको फ्रेंडली मेथड यूज करना है और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब, कम्युनिटी का मतलब CSR से है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख रहे हैं एम्प्लॉइज। अब देखिए एम्प्लॉइज के बारे में क्या कहा गया है मार्केट में, MEA का मतलब M से और E का मतलब एम्प्लॉइज से। अब E में क्या कहा गया है इसको देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉइज के लिए जो सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में कहा गया एम्प्लॉइज के अंदर, इसमें बोला गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी इन जॉब, इक्विटी इन जॉब्स। इक्विटी इन जॉब का मतलब क्या है, इक्विटी इन जॉब का मतलब है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए जॉब के अंदर, मेल एंड फीमेल का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नेशनल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों के लिए ये सोशल ऑब्जेक्टिव हम आपको ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो इक्विटी इन जॉब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन according to sex, caste, national boundaries, religion, etc. इसका हमें ध्यान देना है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेंटेन करना है, वो सबके लिए एक बराबर समान अधिकार प्रोवाइड करना है। दूसरी बात इसमें कही गई एम्प्लॉयज के लिए कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप जो है वीकर सेक्शन को भी जॉब प्रोवाइड करेंगे, वीकर सेक्शन, हैंडीकैप्ड पर्सन, को आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है।
देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन जॉब, सबको बराबर अधिकार देना जॉब के अंदर। दूसरा इसमें बोला गया वीकर सेक्शन होगा, चाहे गरीब लोग हो चाहे किसी भी तबके के लोग हैं, सबको एक बराबर जॉब अपॉर्चुनिटीज देना है। हैंडीकैप्ड पर्सन को आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, उनके लिए भी अलग से आपके पास कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए जिसकी वजह से आप उनको जॉब आसानी से प्रोवाइड कर सकें। लास्ट इज एमिनिटीज। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में एमिनिटीज का मतलब क्या है। सोशल ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया कि उनको एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है सोसाइटीज को। अब एमिनिटीज का मतलब क्या होता है, सुविधाएं, फैसिलिटीज। तो अब कौन कौन सी सुविधाएं वो प्रोवाइड करेगा उन सोसाइटीज को। अब देखिए सोसाइटीज में जो सुविधाएं देता है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, क्या है वो फैसिलिटीज। अब फैसिलिटीज में क्या दे सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के लिए वो हॉस्पिटल बना सकते हैं, सोसाइटी के लिए वो स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पे बहुत ही कम रेट में टीचिंग प्रोफेशन जो है, हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाए। उसके अलावा पार्क डेवलप कर सकते हैं। इस तरह की बातें इसके अंदर कही गई है और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप इनके अंदर इसको एमिनिटीज के अंदर जो सुविधाएं हैं उनको हम दे सकते हैं किसी भी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये का हमने फुल फॉर्म देखा, क्या क्या टर्म्स उसमें बोले गए थे, जिसमें एम में हमने मार्केट के बारे में देखा, ई में हमने एम्प्लॉयज के बारे में देखा कि क्या क्या एम्प्लॉयज को सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव होगा टुवर्ड्स एम्प्लॉय। उसके बाद एमिनिटीज के बारे में देखा, कौन कौन सी फैसिलिटीज सोसाइटीज को प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे बारे में, सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। वो एम्प्लॉयज को वोकेशनल ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के लिए प्रिपेयर करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं चीज़ों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ट्रेनिंग उनको देते हैं ताकि हैंडीकैप्ड पर्सन कुछ नई चीज़ें सीख सकें, उससे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। ऐसे बहुत सारी बातों को इसके अंदर कॉलेजेस खोल देते हैं इसके फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड करने में। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर कहा गया है। ये सारा जो है सोशल ऑब्जेक्टिव है। आपने स्टेशंस पे देखा होगा वाटर कूलर लगा देते हैं कंपनी वाले, पार्क देखा होगा पार्क में अलग अलग पौधे लगा देते हैं, पार्क ही पूरा डेवलप कर देते हैं। रोड पे देखा होगा कि एक कंपनी के द्वारा, एचसीएल के द्वारा ये रोड बनवाया गया। गवर्नमेंट स्कूल में फैन प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज करता रहता है और इन्हीं सारी चीज़ों को करने की वजह से वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर ले। थर्ड ऑब्जेक्टिव है आपका पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल, इंडिविजुअल, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, तीनों के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया है इसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए इसमें हमने एक वर्ड लिखा है फिस। आपको याद करने के लिए वर्ड्स लिखे गए हैं जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल में आपके लिए एसपीजी लिखा था, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। उसके बाद हमने और सोशल ऑब्जेक्टिव में एमईए लिखा था, मार्केट, एम्प्लॉयज, एमिनिटीज। और हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपके लिए फिस लिखा है। और फिस में देखिए क्या मतलब है फिस का, इसको देखते हैं। तो देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। पर्सनल यानी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके भी ऑब्जेक्टिव का ध्यान किसको देना है, ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि अभी हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में ग्रुप एफर्ट में हमने बताया था कि अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को बाद में ध्यान दें, अगर ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर दें तो उसकी वजह से उनकी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो सकती है, फुलफिल की जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो जैसे ही उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया, अब ऑर्गेनाइजेशन का भी काम ये होता है कि उनके पर्सनल नीड्स का ध्यान रखे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का फुलफिलमेंट करे। तो इसमें हमने फिस को लिखा है, देखिए क्या मतलब है इसका, जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है एफ आई। एफ आई का मतलब होता है फाइनेंशियल नीड्स। सबसे पहले हमने एफ आई लिखा है, एफ आई का मतलब फाइनेंशियल नीड्स से है। दूसरा हमने लिखा है एस, एस स्टैंड फॉर सेफ्टी। और थर्ड हमने लिखा है एच, एच का मतलब है हायर नीड्स। सेफ्टी नीड्स कर लेते हैं, सेफ्टी नीड्स का क्या यहां पे है। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और हायर नीड्स, तीन नीड्स के बारे में यहाँ पे फिस का मतलब तीन नीड्स के बारे में बोला गया, जिसमें सबसे पहले एफ आई स्टैंड फॉर फाइनेंशियल नीड्स, एस स्टैंड फॉर सेफ्टी नीड्स एंड एच स्टैंड फॉर हायर नीड्स।
अब फाइनेंशियल नीड्स में पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन किन बातों का ध्यान रखता है इसको हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल नीड में बोला गया कि सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरी देना होगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी। दूसरा इसमें बोला गया कि उनको पर्क्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, पर्क्स एंड बोनस टू एम्प्लॉयज को पर्क्स एंड बोनस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए फाइनेंशियल नीड्स में जैसे हमने लिखा है कॉम्पिटिटिव सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब पोजीशन they must be get satisfactory salary in comparison to similar type of organization at same type of job position by another employee। अब कोई भी दूसरा एम्प्लॉय किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो सेम पोजीशन बियर अप करता है जो कि आपके पास पोजीशन है और वहां पे उसकी सैलरी जो है 50,000 है और आपको सैलरी 30,000 मिल रही है, तो फिर आपको एक ईगो प्रॉब्लम होता है कि हम क्यों ना वहां जाके काम करें, हम अपने पूरे एफर्ट को लगा रहे हैं और फिर भी हमें सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, दूसरी जगह जाने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको उन बातों का ध्यान रखता है एम्प्लॉयज के लिए कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स वो फुलफिल कर सके, कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करे ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहें और अपने एफर्ट को अच्छे से करें एक्टिविटीज को, टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है पर्क्स एंड बोनस टू एम्प्लॉय। परक्विजिट्स का मतलब है यहाँ पे, परक्विजिट्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, जैसे हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना, मेडिकल एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना, अच्छा काम करने पे बोनस देना, मोटिवेशन देना, इन सारी बातों का यहाँ पे ध्यान दिया गया है। इन चीजों के बारे में पर्क्स एंड बोनस के बाद अंदर बोला जाता है, जो कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को, एम्प्लॉयज को वो प्रोवाइड कराता है ताकि वो बेहतर काम करते रहें। बोनस एंड पर्क्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एम्प्लॉय के लिए। अगर इन चीज़ों को हम टाइम टू टाइम देते हैं तो वो एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है सेफ्टी नीड्स। अब देखिए सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या है। सेफ्टी नीड्स में बोला गया कि जो भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ही इज अ पार्ट ऑफ आवर एम्प्लॉय, आवर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक पार्ट, एक फैमिली है। तो फैमिली की तरह उसको ट्रीट करेंगे, हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से काम कर सके। इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि वो एम्प्लॉय काम करने आया, पता चला कि आपस में वो दो एम्प्लॉय लड़ लिए और आप वहाँ एज अ मैनेजर खड़े होकर देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको हर चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ों आपस में कोई क्लैश ना हो, कोई डिस्प्यूट्स ना हो, इन सारी बातों का सेफ्टी में ध्यान दिया जाता है, सेफ्टी नीड्स में, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयज के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बोला गया मिनिमाइज द disputes among the employees, एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट्स क्वाइस को हम क्या करें, कम से कम कोशिश करें कि वो कम से कम हो ताकि वो अपना एफर्ट सही ढंग से लगा सकें एक्टिविटीज को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इन सारी बातों का सेफ्टी नीड्स में कहा गया है। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज करना है। कोई भी आपसी मतभेद जो भी उनके अंदर होंगे उनको भी मैनेजर का काम है कि वो क्या करे, उन चीज़ों को भी वो दूर करे। पता चला आप ऑर्गेनाइजेशन में गए काम करने, अचानक से कोई पीछे, आप बैठे चेयर पे, कोई पीछे आया, आपके सर पे हैमर मार दिया और आपका सर फूट गया। ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। आप डेली जा रहे हैं, किसी दिन आपका कीबोर्ड गायब है, किसी दिन आपका मॉनिटर गायब है, किसी दिन आपका चेयर ही गायब है, तो आप कहाँ बैठेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर है वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और उन एम्प्लॉयज को भी वो सारी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। थर्ड इज हायर नीड्स। अब हायर नीड्स क्या है,
हायर नीड्स का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंडिविजुअल काम करता है तो हमने आपको बताया था कि इंडिविजुअल की पर्सनल खुद की एक ऑब्जेक्टिव होती है कि उसको अच्छा सैलरी मिले, अच्छे पर्क्स मिले और वो एक प्रमोशनल स्टेज पे पहुंच जाए, जो भी उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है वो भी मेंटेन रहे। ये सारी चीज़ों के बारे में उसने सोचा था, सोसाइटी में उसका एक स्टेटस डेवलप हो, इन सारी चीज़ों का हायर नीड्स में ध्यान दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर के द्वारा। क्लियर है सबको? अब देखिए क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर हायर नीड्स में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें हायर नीड्स में ध्यान देना होगा कि जो भी इंप्लॉइज हैं उनका हम टाइम टू टाइम प्रमोशन करेंगे, ठीक, तभी वो जाके मोटिवेट होंगे और वो अच्छा काम करेंगे। दूसरा हमें ध्यान देना होगा, प्रमोशन के साथ साथ हमेशा ध्यान देंगे कि प्रमोशन के साथ साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा। हायर नीड्स में क्या ध्यान देना है? थर्ड, सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन हो उनका, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर वो एक अपना स्टेटस जो है वो डेवलप कर सके, एक मेंटेन कर सके। इन सारी चीजों के बारे में इसके अंदर बोला गया है हायर नीड्स के अंदर। अब आपने फाइनेंशियल पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आपने 3 चीजों के बारे में पढ़ा है। फिर हमने लिखा है FI का मतलब फाइनेंशियल नीड्स, S का मतलब सेफ्टी नीड्स और H का मतलब हायर नीड्स। तीनों नीड्स के बारे में हमेशा मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा कि इन सारे नीड्स का पर्सनल एम्प्लॉयज, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का वो ध्यान रखे, क्योंकि इन्हीं की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मेंटेन हुआ है और उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की वजह से आप सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे। लास्ट ऑब्जेक्टिव है नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब नेशनैलिटी के लिए, नेशन के लिए आप क्या करेंगे, इसमें इस ऑब्जेक्टिव में इसके बारे में कहा गया है, बताया गया है कि क्या नेशनल ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशन वाइड है। अब नेशन वाइड का मतलब क्या है, सबसे पहला इसमें जो हमने यहाँ पे टीपी लिखा है, यानी क्या करना होगा आपको, टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सबसे पहला पॉइंट आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि टैक्स पेमेंट करेंगे किसको, गवर्नमेंट को। टाइम टू टाइम टैक्स पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। टैक्स को कभी भी आप छुपाएंगे नहीं, अपने इनकम को हमेशा गवर्नमेंट को शो करेंगे कि आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, और उस इनकम की वजह से आप जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है उस टैक्स लायबिलिटी का टाइम से आप फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर देंगे। दूसरा इसमें बोला गया नो टैक्स एविएशन, नो टैक्स। अभी हमने जैसा बोला कि आप टैक्स एविएशन नहीं करेंगे, कोई भी बहाना, कोई भी झूठ, कोई भी छुपाने का काम नहीं करेंगे। आप टैक्स एविएशन यानी टैक्स छुपाने की जो बात है वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, अपने पूरे इनकम को शो करेंगे। आपको क्या करना है, टोटल इनकम, जो भी आपका कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इनकम होगा उस इनकम को आप जरूर दिखाएंगे, ताकि आसानी से आपकी टैक्स लायबिलिटीज के बारे में, टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो सके और उस टैक्स लायबिलिटी का आप पेमेंट कर सके। कभी भी टैक्स एविएशन नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। दैट इज द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब 2 चीजों का इसमें आपको बताया गया नेशनल ऑब्जेक्टिव में। पहला क्या है, टैक्स पेमेंट, टीपी, टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट। हमेशा ध्यान देंगे टाइम टू टाइम टोटल इनकम पे आपको टैक्स पेमेंट करना है। नो टैक्स एविएशन, टैक्स एविएशन क्या है, कोई भी बहाना नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या है, लोगों को अवेयर भी करेंगे कि वो भी अपना टैक्स पे करें, और साथ ही साथ आप भी अपनी ओरिजिनल इनकम को दिखाएंगे, जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जितनी भी बनेगी वो आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहें। इन्हीं बातों को इसके अंदर बताया गया है। ऑर्गेनाइज आपको टोटल जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा था वो 4 तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़े आपने, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव।
चारों ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमने हमेशा कहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, कमेंट्स में कहीं भी आप पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप उन चीज़ों को, अगर कॉन्सेप्ट आपका इस टॉपिक से एकदम क्लियर है, इसके पहले के वीडियोस आप देखिए, चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और उस वीडियोस के हेल्प से आप केस स्टडीज जरूर करिए। क्लास 12th है ये, यहाँ पे 11 की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे केस स्टडीज क्वेश्चन आते हैं, और उन केस स्टडीज को सॉल्व करना, उनको प्रैक्टिस करना आपका मेन मोटिव। आपके लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? केस स्टडीज को प्रॉपरली टाइम टू टाइम करते रहना, ताकि आप टारगेट को अचीव कर सकें।